हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग नेट एग्ज़ाम के सोशियोलॉजी पेपर जो है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 सॉल्व करेंगे। और जो भी क्वेश्चन है हमारे वो सारे के सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो देखिए, आज का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, आणविक परिवार तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन किसने किया है। ऑप्शन दिया हुआ है जीमरमैन ने, बर्गेस एवं लॉक ने, जीपी मर्डॉक ने, कार्ल मार्क्स ने। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जीमरमैन ने। जीमरमैन ने इनकी एक पुस्तक थी फैमिली एंड सिविलाइजेशन, जो कि 1947 में आई थी। फैमिली एंड सिविलाइजेशन, इसी पुस्तक में इन्होंने आणविक व लघु परिवार की संज्ञा दी थी। और देखिए, इनके अनुसार जो गृहस्थ परिवार है वो धरोहरधारी एवं आणविक परिवार का एक रूप है और जिसमें इन दोनों परिवार की कुछ विशेषताएं मिलती हैं। तो इसीलिए आणविक तथा गृहस्थ परिवार का विभाजन जीमरमैन ने किया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कावेड या कुवैड बोला जाता है, इसे सर्वोत्तम वर्णन क्या है। ऑप्शन है पति रोगी का जीवन बिताना, दूसरा है पति और पत्नी समान तरीके से जीवन बिताता है, तीसरा है नातेदारी का व्यवहार अकिनशिप यूसेज, चौथा है पति और पत्नी के बीच प्रेम और संवेग का संबंध। तो कुवैड का मतलब क्या होता है, इसका सर्वोत्तम वर्णन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पति जो होता है वो रोगी का जीवन बिताता है। कावेड या कुवैड जो है इसका सर्वोत्तम वर्णन यही है कि पति जो है वो रोगी का जीवन बिताता है। कुवैड का मतलब होता है सहकष्टी प्रथा। ये एक प्रथा है जिसे सहकष्टी प्रथा बोलते हैं। इस प्रथा में क्या होता है कि मतलब जो पुरुष होता है वो अपने स्त्री के प्रसव काल से संबंधित उन सभी निषेधों एवं क्रियाओं का पालन करता है जिसका पालन उसकी पत्नी जो प्रसवावस्था में करती है। मतलब पत्नी जिस तरीके के कष्ट झेल रही है प्रसवावस्था में, वो सारी चीज़ें क्या करता है, पुरुष भी करता है, मतलब उसी तरीके से रहता है। और ये जो है जनजातियों में पाई जाती है ये प्रथा, टोडा और खासी में। टोडा और खासी जनजाति में ये प्रथा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, नातेदारी अध्ययनों में सहबंध सिद्धांत इनमें से किस विद्वान के साथ संबंध है, यानी अलायंस थ्योरी। सहबंध सिद्धांत मतलब अलायंस थ्योरी जो है। ऑप्शन है कैथलीन गॉफ, दूसरा है पॉलिन कोलेंडा, तीसरा है लेवी स्ट्रॉस, चौथा है ए.आर. रटली ब्राउन। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लेवी स्ट्रॉस, क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। तो सबसे पहले देखिए, जो ये सहबंध सिद्धांत है, अलायंस थ्योरी जो है, इसका मतलब क्या होता है। अलायंस थ्योरी मतलब जो विवाह के नियम होते हैं, मतलब कि किसके साथ इंसान विवाह कर सकता है, किसके साथ नहीं कर सकता है, इन सब चीज़ों पे कौन बल देता है, अलायंस थ्योरी। मतलब इसमें यही होता है कि विवाह का निषेध, मतलब अलायंस थ्योरी में आप किसके साथ विवाह कर सकते हैं, किसके साथ नहीं कर सकते हैं, यही अलायंस थ्योरी है। इसमें विवाह का निषेध का वर्णन किया जाता है। और जो लेवी स्ट्रॉस हैं, इन्होंने नातेदारी संबंधों में वंश के स्थान पर विवाह की जो है संरचनात्मक और संगठनात्मक पे ज़्यादा बल दिया था। और लेवी स्ट्रॉस की एक पुस्तक थी जिसका नाम था द एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप।
ये इनकी पुस्तक का नाम था। और इसी पुस्तक में इन्होंने विवाह सिद्धांत के प्रमुख तत्वों की चर्चा की थी और उसी में इन्होंने बताया था अलायंस थ्योरी के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने परिवार के एक रूप में पुनर्लुवन का वर्गीकरण किया है? ऑप्शन है जीपी मर्डॉक, पीएन प्रभु, एलिस मॉर्गन, केएम कपाड़िया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एलिस मॉर्गन ने। देखिए, एलिस मॉर्गन ने परिवार के रूप में जो है पुनर्लुवन का वर्गीकरण किया है। मतलब इसमें एक परिवार के सभी भाइयों का विवाह जो होता है वो दूसरे परिवार की सगी बहनों से होता है। जो पुनर्लुवन परिवार है, इसमें क्या होता है, एक परिवार के जितने भी भाई होते हैं उनका विवाह दूसरे परिवार की सभी सगी बहनों से होता है। और इसमें प्रत्येक व्यक्ति जो होता है वो सभी स्त्रियों का पति होता है और प्रत्येक स्त्री जो होती है वो सभी पुरुषों की पत्नी होती है पुनर्लुवन परिवार में। और मार्गन ने परिवार के उद्विकास को मतलब प्रस्तुत किया था। तो इसमें इन्होंने टोटल 5 तरह के परिवार इन्होंने बताए थे परिवार के उद्विकास में। तो उसी में से एक है पुनर्लुवन परिवार। तो पहला इन्होंने देखिए बताया था समरक्त परिवार, दूसरा इन्होंने बताया था पुनर्लुवन परिवार, तीसरा इन्होंने बताया था सिंडेस्मियन परिवार, तीसरा सिंडेस्मियन बताया था और चौथा बताया था पितृसत्तात्मक, और पांचवा एक विवाही। तो ये 5 तरह के परिवारों का उद्विकास बताया था एलिस मॉर्गन ने कि परिवार का जो उद्विकास था वो कैसे हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नातेदारी शब्दावलियाँ विवाह की वरीयताओं और प्रतिषेधों को बहुत हद तक परिलक्षित करती हैं। द्रविड़ विवाह में रिश्तेदारों की कौन सी श्रेणियों को वरीयता दी जाती है जो शब्दावलियों में परिलक्षित होती हैं? तो द्रविड़ विवाह में पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन है सपिंड विवाह के लिए वरीयता, दूसरा है भ्राता भंगिनी संतति विवाह के लिए वरीयता, तीसरा है चचेरे मौसेरे भाई बहन के बीच विवाह के लिए वरीयता, चौथा है प्रतिषेधित भाता भ्रांगिनी संतति विवाह और चचेरे मौसेरे भाई बहन के बीच विवाह। यानी जो द्रविड़ों में विवाह होता है उसमें किस तरीके की नातेदारी मतलब जो पाई जाती है उसमें किस तरीके का विवाह होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भ्राता भांगिनी संतति विवाह। मतलब द्रविड़ों में जो विवाह होता है उसमें भ्राता भांगिनी संतति विवाह के लिए वरीयता दी जाती है। द्रविड़ विवाह में जो रिश्तेदार होते हैं यानी जो भ्राता भंगिनी संतति विवाह उनमें होता है, मतलब ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह को वरीयता दी जाती है। ममेरे फुफेरे भाई बहन इनको वरीयता दी जाती है। जबकि हमारे उत्तर भारत में क्या होता है, ऐसी विवाह को मान्यता नहीं दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, किसने अफ्रीकी जनजातियों चोकटाहा और ओमाहा की नातेदारी प्रणाली की संरचना का अध्ययन किया है? ऑप्शन है ईवी टायलर, ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन, इवांस प्रिचार्ड, बी मेलनोवस्की। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ए.आर. रेडक्लिफ ब्राउन। यानी अल्फ्रेड, इनका फुल नाम है अल्फ्रेड रेजिनाल्ड रेडक्लिफ ब्राउन। ये मतलब सामाजिक मानव शास्त्र के प्रमुख संस्थापकों में से एक थे और इन्होंने इंग्लैंड, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में इस विषय का अध्ययन किया था और उसके लिए इन्होंने तुलनात्मक यानी कंपैरेटिव स्टडी किया था। रेडक्लिफ ब्राउन ने तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य को अपनाया था। इन्होंने कंपैरेटिव स्टडी किया था और इन्होंने अफ्रीकी जनजातियों में चोकटाहा और ओमाहा की नातेदारी प्रणाली की संरचना का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति मातृस्थानिक और मातृवंशी है? यानी मातृस्थानिक, मातृवंशी या मातृसत्तात्मक। तो इसका देखिए ऑप्शन है कादर, टोडा, खासी,
और मिजो। तो इसमें से मातृसत्तात्मक कौन सी जनजाति है? तो वो है खासी जनजाति। खासी जनजाति मातृस्थानिक और मातृवंशी है और यह कहाँ निवास करती है? यह असम में निवास करती है। सॉरी, एक सेकेंड। खासी जनजाति असम में निवास करती है, असम में रहती है। इसके अतिरिक्त तो मालाबार के जो नायर हैं और असम की जो गारो जनजाति है, ये भी मातृसत्तात्मक परिवार मतलब मातृसत्तात्मक परिवार पाया जाता है। नायर और गारो ये भी मातृसत्तात्मक है। अगला क्वेश्चन है तारावाड़ क्या है? मतलब तारावाड़ है एक प्रकार का। ऑप्शन है नातेदारी प्रयोग, दूसरा है आवास का नियम, तीसरा है विस्तारित परिवार, चौथा है एक समुदाय। तो तारावाड़ क्या है? तो इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर सी होगा, विस्तारित परिवार यानी विस्तृत परिवार। देखिए मतलब जो विस्तारित परिवार है एक ऐसा परिवार होता है, मतलब एक ऐसा संकुल परिवार है जिसमें कई पीढ़ियों के लोग एक साथ एक घर में रहते हैं और जिस परिवार की रचना दो या अधिक नाभिक परिवारों द्वारा होती है, यानी जो एकांकी परिवार होते हैं, तो दो या उनसे अधिक परिवार एकांकी परिवार जब मिल करके रहते हैं तो वो विस्तृत परिवार या विस्तारित परिवार होता है। और उसमें क्या कहते हैं, अकेली आर्थिक इकाई के रूप में काम करता है। मतलब जो विस्तृत परिवार होता है उसमें एक पीढ़ी से ज़्यादा के लोग रहते हैं, मतलब एक ही घर में रहते हैं, एक ही चूल्हे में पका भोजन करते हैं। और केरल में पाई जाने वाली जो नायर जाति है, जो केरल में नायर जाति पाई जाती है, तो जो तारावाड़ है ये नायर जाति में विस्तारित परिवार को बोला जाता है। तारावाड़ जो है ये नायर जनजाति में एक विस्तारित परिवार का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है तारावाड़ इनमें से किस जनजाति का परिवार है? तो अभी हमने देखा, तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, नायर जनजाति। तारावाड़ इनमें से किस जनजाति के परिवार है? तो नायर जनजाति में जो परिवार पाया जाता है विस्तारित परिवार, उसको क्या बोलते हैं? तारावाड़। अगला क्वेश्चन है तारावाड़ में इसके सभी पुरखे आ जाते हैं। ऑप्शन है पुरुष वंश, स्त्री वंश, दोनों वंश या फिर ऊपरी कोई नहीं, यानी जो तारावाड़ होता है इसमें कौन कौन से वंश के लोग रहते हैं? तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर बी, केवल स्त्री वंश के लोग रहते हैं। क्योंकि जो नायर जनजाति है या जाति है, तो नायर क्या है, एक मातृसत्तात्मक जाति है, तो इसीलिए सिर्फ इसमें स्त्री वंश के लोग रहते हैं। अगला क्वेश्चन है तारावाड़ एक मातृवंशी संयुक्त कुटुंब है जो निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? तो अभी मैंने बताया कि वो कहाँ पाया जाता है, केरल के नायर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मातृसत्तात्मक परिवार में स्त्री की स्थिति को समस्त मामलों में सर्वोच्च माना जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इसकी नहीं है? तो पहला है वंश परंपरा माँ के जरिए चलती है, दूसरा है विवाह संबंध स्थायी नहीं है, तीसरा है पत्नी अपने पति के घर रहती है, चौथा है स्त्रियों को संपत्ति उत्तराधिकार से प्राप्त होती है। तो इसमें मातृसत्तात्मक परिवार में स्त्री की स्थिति को मतलब ऐसा जो परिवार होता है जिसमें स्त्री को सबसे ज़्यादा सर्वोच्च स्थान दिया हुआ है, तो ये सारे मतलब उसके जो गुण हैं दिया हुआ है और एक इसमें से नहीं है, तो वो बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पत्नी अपने पति के घर में रहती है। तो मातृसत्तात्मक परिवार में ऐसा नहीं होता है, पत्नी जो होती है वो अपने पति के घर में नहीं रहती है, बल्कि वो अपने माँ बाप के स्वयं के घर में रहती है। तो ये इसकी जो है विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और इसके अलावा मातृसत्तात्मक परिवार में क्या होता है, वंश परंपरा माँ के जरिए चलती है, ये बात भी सही है, और विवाह संबंध स्थायी नहीं है, ये भी सही है, और स्त्रियों को संपत्ति उत्तराधिकार से प्राप्त होती है, ये भी सही है। अगला क्वेश्चन है परिवार के कार्यों को निम्नलिखित 6 वर्गों में किसने प्रस्तुत किया था? पहला है भावनात्मक, दूसरा है आर्थिक, तीसरा है मनोरंजनात्मक, चौथा है संरचनात्मक, पांचवा है धार्मिक, छठवा है शैक्षिक। तो ऑप्शन दिया हुआ है मैकाइवर, आगबन एवं निमकॉफ, G.H. स्प्रॉट, अर्नॉल्ड ग्रीन। तो परिवार के इस कार्य को मतलब 6 वर्गों में किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आगबन एवं निमकॉफ ने। आगबन एवं निमकॉफ ने परिवार को 6 भागों में बांटा था।
और इन्होंने आकबर एवं निमकॉप ने परिवार को परिभाषित करते हुए कहा था कि परिवार जो होता है वो कमोवेश पति तथा पत्नी के मध्य एक ऐसा स्थायी संबंध है जो संतान सहित भी हो सकता है और संतान रहित भी हो सकता है। यानी पति और पत्नी का मतलब एक स्थायी संबंध तो होता ही है, लेकिन उसमें जरूरी नहीं है कि संतान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो उन्होंने ऐसे परिवार की परिभाषा दी थी। अगला क्वेश्चन है, पति द्वारा तलाकशुदा पत्नी को दिए जाने वाले अनुरक्षण भत्ते को क्या कहते हैं? ऑप्शन है डोवर, दूसरा है मेहर, तीसरा है निर्वाहिका, चौथा है दुल्हन की कीमत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वाहिका। यानी जीवन यापन करने के निर्वाह करने के लिए जो हर महीने अनुरक्षण भत्ते के रूप में देता है तो उसे निर्वाहिका बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उपहास है सामाजिक स्वीकृति, सामाजिक मानदंड, लोकाचार, लोकरीति। तो उपहास क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक स्वीकृति। देखिए, कुछ विशिष्ट प्रकार के व्यवहारों को जो प्रोत्साहन दिया जाता है या फिर कुछ को हतोत्साहित किया जाता है, मतलब कुछ को प्रोत्साहन दिया जाता है और कुछ का निषेध किया जाता है। तो ये जो व्यक्ति को दिए जाने वाले दंड या जो पुरस्कार की व्यवस्था है, इसको क्या कहते हैं? संस्कृति कहते हैं, संस्वीकृति कहते हैं, यानी सोशल सैंक्शन। यानी इसमें कुछ चीज़ों को प्रोत्साहित किया जाता है और कुछ कुछ को निषेध किया जाता है। तो और उसके लिए अगर कोई ऐसा करता है, मतलब उसके खिलाफ जाता है, तो उसको उसके लिए दंड दिया जाता है या फिर अच्छे के लिए उसको पुरस्कार दिया जाता है, तो उसे सोशल सैंक्शन बोलते हैं। और उपहास क्या है? ये एक जोकिंग रिलेशनशिप होता है जो तो ये क्या है? ये समाज में मान्यता प्राप्त है, यानी समाज स्वीकृति इसको मिली हुई है जोकिंग रिलेशनशिप को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक स्वीकृति। अगला क्वेश्चन है, सममित परिवार की अवधारणा किसने प्रतिपादित की है? यानी सिमेट्रिकल फैमिली। ऑप्शन है यंग तथा विल्मॉट, दूसरा है ओकले, तीसरा है बॉमेन एवं स्मार्ट, चौथा है स्मार्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यंग तथा विल्मॉट। यंग तथा विल्मॉट ने सिमेट्रिकल फैमिली की अवधारणा इन्होंने दिया था, यानी सममित परिवार। सिमेट्री का मतलब होता है, मतलब ऐसी व्यवस्था जिसके सभी अंग या भाग समान होते हैं। सभी अंग या भाग जिसके समान होते हैं उसे क्या बोलते हैं? सममित परिवार बोलते हैं। और यंग एवं विल्मॉट ने पति और पत्नी के युग्म से निर्मित एक ऐसा नाभिक परिवार जो संबंधियों से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं करता और न ही सहायता की आशा करता है, मतलब यह पूर्णतः आत्मनिर्भर एवं स्वप्रशस्ति परिवार होता है, तो इसे इन्होंने क्या कहा था? सममित परिवार कहा था। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन है, जनजाति समाज में जीवन सरल और एकीकृत होता है। तो ये बात सही है, तर्क दिया हुआ है, क्योंकि जनजाति समाज में अनुशासन को कतिपय लोक मान्यताओं और परंपराओं से बनाए रखा जाता है। तो ये भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए और आर दोनों सत्य हैं, और जो है आर ए की सही स्पष्टीकरण है। पहला जो हमारा दिया हुआ है कि जनजाति समाज में जीवन सरल और एकीकृत होता है, तो जनजाति जो समाज होता है उसमें उनका जो रहन सहन, उनका सब चीज़ क्या होता है? सरल होता है, एकदम सादा होता है, और उनमें एकीकृत यानी यूनिटी पाई जाती है। और उसके बाद जनजातीय समाज में जो अनुशासन मतलब होता है वो किसके द्वारा रखा जाता है? जो लोक मान्यताएं होती हैं और जो परंपराएं होती हैं उन्हीं को सब स्वीकार करते हैं और उन्हीं के अनुसार जो है समाज में रहते हैं। मतलब उनमें कोई पुलिस, कानून, अदालत ऐसी कोई चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। तो वो क्या करते हैं? वो बस जो परंपराएं हैं, जो लोक मान्यताएं हैं, उसी के अनुसार उनको जो है उन पर नियंत्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वेस्टरमार्क द्वारा दिए गए विवाह के इतिहास में विवाह के प्रकार के सही क्रम का चयन कीजिए। यानी वेस्टरमार्क ने जो विवाह के इतिहास में विवाह के प्रकार बताए थे तो उसको क्रम में लगाना है। तो देखिए, पहला है बहुपति विवाह, दूसरा है समूह विवाह, तीसरा है स्वच्छंद संभोग, चौथा है एकल विवाह। तो इसको क्रम में लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले होगा स्वच्छंद विवाह,
ये हो जाएगा नंबर 1। मतलब पहले कोई ऐसा पाबंदी नहीं था कि एक से विवाह करना है या दो से, मतलब सब लोग एकदम स्वच्छंद थे, मतलब कोई किसी से भी विवाह या संभोग कुछ भी करता था। विवाह तो नहीं करता था, स्वच्छंद संभोग ही शुरुआत में होता था। उसके बाद जो है दूसरा फिर आया, उसके बाद समूह विवाह, तो समूह में विवाह होता था। फिर तीसरा बहुविवाह, फिर चौथा एकल विवाह, और एकल विवाह ही सर्वोच्च विवाह का रूप माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तीसरा, दूसरा, पहला और चौथा। अगला क्वेश्चन है, लैटिन में जेनिटर शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन है जैविकी पितृत्व, सामाजिक पितृत्व, रचयिता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर है जैविकी पितृत्व। जेनिटर का मतलब होता है जैविक पिता। जेनिटर शब्द का मतलब जो बच्चे का जैविक पिता होता है, या फिर जो जनक कहलाता है, मतलब जो बच्चे को पैदा करता है। मतलब कुछ जनजातियों में ऐसा है कि उनमें जो है बच्चे का निर्धारण जैविक पिता यानी जेनिटर और दूसरा सामाजिक पिता, इनमें से चुना जाता है। तो ज़्यादातर क्या होता है कि जैविक पिता से कोई मतलब नहीं होता है, सामाजिक पिता बच्चे का जो माना जाता है फिर उस वही माना जाता है। कुछ जनजातियों में है जो पुरुषुत्तिमिपी जो संस्कार पाया जाता है, एक सेकेंड, इस संस्कार के माध्यम से सामाजिक पिता का निर्धारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है? पालियान, संथाल, टोडा, जाट। तो इसमें से बहुपति विवाह किसमें पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है टोडा में। टोडा में बहुपति विवाह की प्रथा प्रचलित है। मतलब एक स्त्री के एक समय में एकाधिक पति होने की प्रथा जो है बहुपति विवाह कहलाती है। पत्नी एक और पति अनेक की यह प्रथा जो है, ये भारत के प्रदेश में, मतलब जो जौन सार बाबर की जनजाति है, खस जनजाति, जौनसार बाबर क्षेत्र के निवासी जो हैं खस जनजाति, उनमें पाई जाती है। उनमें यह जो है प्रथा पाई जाती है। और इसके अलावा दक्षिण में नीलगिरी पर्वत पर निवास करने वाली जो टोडा जनजाति है उसमें भी पाई जाती है। टोडा और खस दोनों में। ये कहाँ रहती है? ये नीलगिरी पर्वत पर। तो इन दोनों जनजातियों में बहुपति विवाह पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी विशेषताएं पितृसत्तात्मक परिवार को दर्शाती हैं? पहला है वंश विरासत और उत्तराधिकार महिला की पंक्ति से रेखांकित किया जाता है। दूसरा है वंश विरासत और उत्तराधिकार पुरुषों की पंक्ति से रेखांकित किया जाता है। तीसरा है ऐसे परिवारों में माता प्रभुता और शक्ति का प्रयोग करती है। चौथा है ऐसे परिवारों में पिता का दर्जा अमुख्य होता है। तो देखिए इसमें पूछ रहा है कि कौन सी विशेषता पितृसत्तात्मक परिवार को दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी वंश विरासत और जो उत्तराधिकार होता है वो पुरुषों की पंक्ति से रेखांकित किया जाता है, मतलब इसमें पुरुषों की ही सत्ता होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विस्तृत परिवार के कौन से सदस्य हैं? पहला है दादा एवं दादी, दूसरा है पैसा देकर रहने वाले मेहमान अतिथि, तीसरा है भिन्न साखी नातेदार, चौथा है नौकर। तो इसमें से विस्तृत परिवार में कौन से लोग रहते हैं? तो इसका देखिए कोड में जवाब देना है। तो पहला दादा एवं दादी विस्तृत परिवार में रहते हैं, और तीसरा भिन्न साखी जो नातेदार होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और इसके अलावा विस्तृत परिवार में और कौन कौन रहता है? इसमें जो है एक वंश के समस्त भाई, उनकी पत्नियां, जो उनके बच्चे होते हैं, उनकी जो बहन होती है, और माता पिता सभी इसमें रहते हैं। और जो घर के बुजुर्ग होते हैं या फिर जो व्यक्ति मालिक या मुखिया होता है। अगला क्वेश्चन है, किसने सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य से भारतीय समाज का अध्ययन किया है? ऑप्शन है जीएस घुरिये, एनके बोस, बीआर अम्बेडकर, सुरजीत सिन्हा। तो इसका कूट में जवाब देना है। तो इसमें से किसने किसने सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य अपनाया था?
तो देखिए इसका दूसरा है एन.के. बोस और उसके बाद सुरजीत सिन्हा, इन दोनों ने सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य अपनाया था। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2 और 4। इन दोनों ने जो है भारतीय समाज को जो अध्ययन किया था वो सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य से किया था। और सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य जो होता है ये सामाजिक वास्तविकता के अध्ययन में सभ्यता को आधार बिंदु मानता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिष्ठा अथवा सामाजिक सम्मान जो एक समुदाय के अंतर्गत व्यवसाय की विशेष स्थिति से जुड़ा है उसे जाना जाता है। ऑप्शन है प्रस्थिति अवस्थिति, प्रस्थिति गमन, प्रस्थिति समूह, प्रस्थिति प्रतीक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्थिति अवस्थिति। जो प्रतिष्ठा अथवा सामाजिक सम्मान जो एक समुदाय के अंतर्गत व्यवसाय के विशेष स्थिति से जुड़ा होता है वो प्रस्थिति अवस्थिति के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय समाज के अध्ययन के प्रति द्वंद्वात्मक उपागम का उपयोग किया है। ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, डी.पी. मुखर्जी, आंद्रे बेतेई और वाई.बी. दामले। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डी.पी. मुखर्जी। डी.पी. मुखर्जी ने जो भारतीय समाज का अध्ययन किया था उसमें इन्होंने द्वंद्वात्मक उपागम का उपयोग किया था। द्वंद्वात्मक का मतलब होता है वाद विवाद करना, यानी दो चीज़ों में वाद विवाद होता है या तर्क वितर्क होता है। द्वंद्वात्मक में तर्क वितर्क होता है। तो जो डी.पी. मुखर्जी हैं इन्होंने जो है भारतीय समाज में जब इन्होंने उसका अध्ययन किया, उसका विश्लेषण किया, तो इन्होंने सुझाव दिया कि परंपरा और आधुनिकता, उपनिवेशवाद और राष्ट्रवाद, व्यक्तिवाद और सामूहिकतावाद, मतलब इन सारे चीज़ों को समकालीन भारत में मतलब एक दूसरे के साथ द्वंद्वात्मक रूप से यानी वाद विवाद के रूप में देखा जा सकता है, यानी देखा जाना चाहिए। और डी.पी. मुखर्जी ने भारत में जो है मार्क्सवादी समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य में भी अपना योगदान दिया है। तो डी.पी. मुखर्जी जो है ये मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने द न्यूर ऑफ अफ्रीका पर अध्ययन किया है। द न्यूर क्या है, एक जनजाति है। तो ऑप्शन है मेयर फोर्टिस, इवांस प्रिचार्ड, एस.एफ. नाडल, लेवी स्ट्रॉस, आर.एस. लोवी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इवांस प्रिचार्ड। इवांस प्रिचार्ड ने द न्यूर ऑफ अफ्रीका पर अध्ययन किया है। इन्होंने न्यूर जनजाति का अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है, संस्कृति और सभ्यता के बीच मूलभूत अंतर क्या है। पहला है, संस्कृति वह है जिसे हमने प्राप्त कर लिया है और सभ्यता वह है जिसे हम प्राप्त करने की आकांक्षा करते हैं। दूसरा है, संस्कृति का संबंध बुद्धि से है और सभ्यता का संबंध अनुभव के साथ है। तीसरा है, संस्कृति गौण है परंतु सभ्यता प्राथमिक है। चौथा है, हम जो हैं वह संस्कृति है और हमारे पास जो कुछ है वह सभ्यता है। तो इसमें से संस्कृति और सभ्यता के बीच मूलभूत अंतर क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी हम जो हैं वो वह क्या है, वह संस्कृति है और हमारे पास जो कुछ भी है यानी जो निर्जीव चीज़ें हैं वो क्या है, हमारी सभ्यता है। यानी जो कुछ भी मानव ने बनाया है वो क्या है, वो उनकी सभ्यता है। यानी संस्कृति हमारी क्या है, संस्कृति हमारी अभौतिक है, कल्चर हमारा अभौतिक होता है और सभ्यता जो है वो हमारा अभौतिक होता है, सॉरी भौतिक होता है। और सबसे पहले सभ्यता और संस्कृति में ये जो अंतर है किसने स्पष्ट किया था, तो वो किया था मैकाइवर ने। सबसे पहले अंतर मैकाइवर ने स्पष्ट किया था संस्कृति और सभ्यता में। यानी संस्कृति जो होती है इसको हम देख नहीं सकते हैं, इसको हम सिर्फ अनुभव करते हैं, इसको देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। जबकि सभ्यता जो होती है वो हमारी भौतिक होती है, उसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, हम इन चीज़ों को हम जो है अपने डेली लाइफ में जो है उसका यूज करते हैं। तो मानव ने जो भी चीज़ें निर्माण किया है, जो भी चीज़ें उन्होंने बनाया है, चाहे यातायात के साधन हो या फिर दैनिक जीवन की जो भी आवश्यकताओं की चीज़ें हैं, जो भी वस्तु हैं, वो सारे क्या हैं, हमारे भौतिक होते हैं। और संस्कृति जो होती है हमारा वो अभौतिक होती है। अगला क्वेश्चन है, असंगत युग्म की पहचान करें। मतलब कौन सा इसमें जोड़ा गलत है। तो पहला है बाह्य समूह समनर, ये सही है। अंतर समूह बाह्य समूह की बात समनर ने की थी। दूसरा है प्राथमिक समूह कूले, ये भी सही है।
तीसरा है संदर्भ समूह आर के मर्टन ने दिया था, ये भी सही है। चौथा है मानव समूह मैक्स वेबर, तो ये गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। जो मानव समूह है इसकी बात किसने किया था? जॉर्ज ह्यूमन्स ने किया था, मैक्स वेबर ने नहीं। मानव समूह की बात जॉर्ज ह्यूमन्स ने किया था अपने विनिमय सिद्धांत में। इनका विनिमय का सिद्धांत जो इन्होंने दिया था, इन्होंने अपने विनिमय सिद्धांत में मानव समूह की जो है इन्होंने अवधारणा दी थी। सॉरी, विनिमय सिद्धांत में इन्होंने मानव समूह की अवधारणा नहीं दी थी, लेकिन मानव समूह की अवधारणा इन्होंने इनका ही है। ये जो है अपने विनिमय सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने जो विनिमय सिद्धांत दिया था उसके लिए जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रत्याशी समाजीकरण की अवधारणा निम्नलिखित में से किसने दी है? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। ये सारे क्वेश्चन आपको इजी लग रहे होंगे, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता होता है, तो आप लोग जिनको नहीं पता है आप लोग नोट कर सकते हैं। और एग्ज़ाम में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेता है। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन यानी प्रत्याशी समाजीकरण की अवधारणा किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर होगा आर के मर्टन, इन्होंने दी थी। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है? प्रत्याशा समाजीकरण, यानी मतलब जो चीज़ें प्रेजेंट टाइम में नहीं है लेकिन फ्यूचर में हो सकती हैं, और उसके लिए हम अपने आप को जो है तैयार कर रहे हैं या फिर उसका समाजीकरण कर रहे हैं कि जो चीज़ें फ्यूचर में होनी है, तो वो हमारा क्या होता है? एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन होता है। मतलब जो प्रत्याशी समाजीकरण है यह एक मतलब पूर्व नियोजित दशा है। मतलब इसमें हम पहले से ही कोई किसी चीज़ के लिए नियोजन बनाते हैं, मतलब प्लान बनाते हैं कि हम फ्यूचर में ऐसा करेंगे या फिर ऐसा बनेंगे। और ऐसा व्यक्ति क्यों सोचता है? क्योंकि वो अपने जो है उसकी परिस्थिति होती है उसको ऊंचा उठाने का प्रयास करता है। मतलब सामाजिक स्थिरीकरण में उसकी जो प्रतिष्ठा होती है या जो उसकी परिस्थिति होती है उसको ऊंचा उठाने के लिए वो ऐसा चीज़ें मतलब सोचता है कि मैं भी इस तरीके से करूँगा और फ्यूचर में ऐसा बनूँगा। और आर के मर्टन ने अपने संदर्भ समूह व्यवहार का जो इन्होंने अध्ययन किया था उसी में इन्होंने सामाजिक अवधारणा का मतलब प्रत्याशी समाजीकरण का अवधारणा का इन्होंने प्रयोग किया था। संदर्भ समूह जो होता है मतलब संदर्भ समूह में क्या होता है कि आप जो है किसी व्यक्ति के जो विचार हैं, उसका जो रहन सहन का तरीका है या फिर वो जिस तरीके से वो है आप उसकी तरफ बनना चाहते हैं, तो वो होता है संदर्भ समूह, या संदर्भ व्यक्ति भी बोल सकते हैं। और संदर्भ समूह की वजह से ही कोई व्यक्ति जो है उसे अपना आदर्श मान करके उसके तरह बनने का या फिर उसके जैसा मतलब सब कुछ पाने के लिए वो क्या करता है? प्रत्याशी समाजीकरण को अपनाता है। अगला क्वेश्चन है, अवधारणाओं का उनसे संबंधित समाजशास्त्रियों के साथ सुमेलित करना है और उत्तर के लिए कोड का इस्तेमाल करना है। तो अवधारणा दी हुई है और समाजशास्त्री। तो पहली अवधारणा है सांस्कृतिक पिछड़न यानी कल्चरल लैग का, सांस्कृतिक विलंबना या सांस्कृतिक पिछड़न जिसको बोलते हैं। तो ये दिया था आगबन ने, तो ए का हमारा हो जाएगा तीसरा। फिर दूसरा है प्राथमिक समूह, तो प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी थी? C.H. कूले ने दी थी। फिर तीसरा है प्रत्यक्ष प्रकार, तो प्रत्यक्ष प्रकार किसने दिया था? आर के मर्टन, प्रत्यक्ष प्रकार या फिर प्रकट प्रकार। चौथा है कायिक संगठन, तो इसको दिया था इमानुएल दुर्खीम ने। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। लाइक शेयर करने से क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देखते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने के लिए प्रयास हम करते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।